Hello students and my dear friends, I'm Dr. Shalini Chukla and today we are going to analyze the business standard of 18th and 19th of February. आज के डिस्कशन में हम ये सारे न्यूज़ आर्टिकल कवर करेंगे। पहली न्यूज़ जो है वो सेबी के स्टार्टअप्स ऑफरिंग को लेकर के है, जहाँ पर सेबी प्राइसिंग नॉर्म्स को लेकर के कुछ मॉडिफिकेशन कर रहा है, तो उसके बारे में पहली न्यूज़ है। दूसरी न्यूज़ जो है वो पैंडेमिक से ओवरकम करने के लिए जो ग्लोबल लेवल पे हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने जो कॉल इनिशिएट करी है उसको लेकर के है। इसके अलावा जो अदर न्यूज़ क्लिप्स हैं वहाँ पर हम इंडिया और यूएई की सीईपीए डील के बारे में डिस्कस करेंगे। कार मेकर्स जो आउटपुट राइज करने वाले हैं Q4 में, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। थर्ड न्यूज़ जो है वो LIC पॉलिसी होल्डर के पैन लिंकिंग को लेकर के हैं, क्योंकि LIC का जो IPO आ रहा है उसके बाद बहुत सारे पॉलिसी होल्डर्स भी IPO में इन्वेस्ट करेंगे, तो इसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। फोर्थ न्यूज़ जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा जो रिसेंटली पब्लिश्ड हुआ है उसके बारे में, जहाँ पर स्टेट्स जो है उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही, इस न्यूज़ को हम देखेंगे। जो फिफ्थ न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू द RBI's मूव टू डिफर NPA norms for Q4. And then last news is all about the UPI transaction cap that banks has been told to raise because of the LIC IPO. So let's start with discussion and look at into the article number 1 that is given on page number 1 of today's business standard. SEBI pitches stricter pricing norms for startup offerings. पैंडेमिक के ड्यूरेशन में हमने ये देखा कि जितने बहुत सारी फिनटेक और जो न्यू टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं दे आर कमिंग फॉर देयर आईपीओस। अपने आईपीओस ने बहुत सारी कंपनीज हैं, स्टार्टअप कंपनीज ने फंड रेसिंग की एक्सरसाइज आईपीओस के थ्रू करी है। और इसी को लेकर के, इसी रश को लेकर के सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने फ्राइडे को कुछ रूल्स में मॉडिफिकेशन लाने का प्रपोजल दिया है, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी इम्प्रूव हो। किस चीज़ में ट्रांसपेरेंसी? प्राइसिंग ऑफ द शेयर्स ऑफ स्टार्टअप कंपनीज। जो स्टार्टअप्स कंपनी अपने शेयर्स की प्राइसिंग कर रही हैं, तो प्राइसिंग मैकेनिज्म क्या होगा, किस तरीके से होगा, उसको लेकर के ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए सेबी इज नाउ गोइंग टू प्रपोज अ न्यू सेट ऑफ रूल्स। और अगर ये जो प्रपोजल सेबी ने फ्लोट किया है डिस्कशन पेपर के फॉर्म में, अगर ये अप्रूव हो जाता है, तो इसके बाद से जो कंपनीज है, स्पेशली जो फिनटेक कंपनीज हैं, न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, दे विल हैव टू प्रोवाइड मोर डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ देयर प्राइसिंग मैकेनिज्म, कि वो कौन सा प्राइसिंग मैकेनिज्म फॉलो कर रही हैं अपने शेयर्स के प्राइसिंग के लिए, शेयर्स के वैल्यूएशन के लिए। और उससे बहुत सारी जो निटी गिटी इन्फॉर्मेशन है उनके प्राइसिंग मैकेनिज्म को लेकर के, जो अपने इश्यूज किस तरीके से प्राइस कर रही हैं, उन सब के बारे में कंपनीज को और ज़्यादा डिस्क्लोजर देना पड़ेगा अपने इन्वेस्टर्स को। एंड दिस मूव बाय सेबी comes following a meltdown in a share of such companies amid the hawkish pivot by US Federal Reserve and other central banks. तो जिस तरीके से अदर इकोनॉमीज में जो टेक कंपनीज के जो प्राइस फ्लक्चुएट हो रहे हैं, जिस तरह से प्राइस मेल्ट डाउन हो रहे हैं US फेडरल और सेंट्रल बैंक के हॉकिश पॉलिसी पॉस्चर के बाद से, तो उसी को लेकर के इन्वेस्टर्स के राइट को सिक्योर करना चाह रही है सेबी कि कहीं इंडिया में भी वो मेल्ट डाउन देखने को ना मिले इन सारी न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनीज के आईपीओस में। क्योंकि रिसेंटली जैसा कि हमने डिस्कस किया, बहुत सारी कंपनीज जो थी वो आईपीओ लाई थी, एंड दैट इज़ वाई, और बहुत सारे आईपीओस जो हैं वो आगे भी शेड्यूल्ड हैं। सो सेबी वांट्स more transparency in case of pricing mechanism so that the investors can actually take the informed decision. So new age tech stocks have plunged an average 50% from their high in the recent weeks. और इसी के लिए सेबी ने सीधा सीधा बोला है कि प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स, अर्निंग पर शेयर, रिटर्न रेशियो यूज टू जस्टिफाई द बेसिस ऑफ प्राइसिंग फॉर आईपीओ बाय ट्रेडिशनल कंपनीज कैन नॉट बी अप्लाई टू न्यू एज कंपनीज। तो जो इनिशियली ट्रेडिशनल कंपनीज करती थी उस तरीके से अब आईपीओ की प्राइसिंग को नहीं आप जस्टिफाई कर सकते हैं। यू नीड टू एक्सप्लेन मोर व्हाई यू आर साइटिंग दिस पर्टिकुलर प्राइस फॉर योर आईपीओ विच आर मोस्टली लॉस मेकिंग एंटिटीज।
तो ये हम कहें ज़ोमैटो बोले, नाइका की कंपनी जैसी कंपनीज जो इस समय अपने आईपीओस लाई हैं, इसी तरह की कंपनीज अगर आगे भी आईपीओ लाते हैं तो यू हैव टू फॉलो न्यू प्राइसिंग मैकेनिज्म एंड सेबी इज एक्चुअली more cautious about the meltdown of the shares of these tech companies. So this is the price meltdown or the price decline into the recent trading sessions of स्टॉक एक्सचेंज। तो पेटीएम, जोमेटो, पॉलिसी बाजार, नाइका, कार ट्रेड, इन सब के अगर हम शेयर प्राइसेस को देखें, सब में निगेटिव या डाउनफॉल देखने को मिल रहा है सिंस लास्ट क्लोज प्राइस, और इसी को लेकर के नाउ सेबी इज मोर कॉशियस। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ यस्टरडे न्यूज़पेपर। FM calls for mechanism to be ready for pandemic. So, speaking at virtual seminar on sideline of the G20 finance minister and central bank governors meeting organized by the Indonesia, उस पर्टिकुलर वर्चुअल सेमिनार में जो हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने बेसिकली एक कॉल इनिशिएट करी है जहां पर उन्होंने बोला है कि देयर शुड बी इंडिपेंडेंट गवर्नेंस मैकेनिज्म at multilateral level for what? For distribution of funds and vaccines, जिससे कि फंड्स का अच्छा मोबिलाइजेशन हो सके। जो इकोनॉमीज़ हैं, केवल इंडिया ही नहीं, जो अदर इकोनॉमीज़ भी हैं, जो वर्ल्ड में जो इंपॉर्टेंट इकोनॉमीज़ हैं, दे शुड रिमेन प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर पैंडेमिक, क्योंकि कोविड-19 जैसी पैंडेमिक दोबारा नहीं आएगी, इसको लेकर के कोई भी सर्टेनिटी नहीं है। और कोविड-19 पैंडेमिक से कंट्रीज़ नहीं इंडिविजुअल कंपनीज़ और डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस ने भी बहुत सारे लेसन लिए हैं। और इसी को साइट करते हुए हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है G20 के एक वर्चुअल सेमिनार में, जो कि G20 में फाइनेंस मिनिस्टर्स का हो रहा है, उसमें एक वर्चुअल सेमिनार में उन्होंने एक मल्टीलैटरल कॉपरेशन की डिमांड करी, जहाँ पर ये बोला है कि देयर शुड बी वन इंडिपेंडेंट गवर्नेंस मैकेनिज्म जो मल्टीलैटरल ग्लोबल लेवल पे फंड्स और वैक्सीन के मोबिलाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को मॉनिटर करे, जिससे कि जो वर्ल्ड है उसका ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर और स्ट्रॉन्ग होगा। And that will also leads to the maximum and optimum utilization of the available resources at a global level, and definitely जो countries हैं global level पे future को लेकर के preparedness भी बढ़ेगी, and that independent governance mechanism should be based on or located in a multilateral institution, and definitely it should keep the principle of inclusiveness, transparency and equity in mind. ऐसा ना हो कि जो डेवलप इकोनॉमीज़ हैं उनके पास ज़्यादा फंड है या ज़्यादा वैक्सीन्स है तो उनको अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो रही है, जो दूसरे हैं या जो थर्ड वर्ल्ड है, डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं, इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, उनके पास प्रॉपर अमाउंट में वैक्सीन, मेडिकल इक्विपमेंट या फंड अवेलेबल नहीं है पैंडेमिक से फाइट करने के लिए। तो इक्विटी शुड ऑल्सो बी वन ऑफ द प्राइम कंसर्न हेयर एट द टाइम ऑफ मेकिंग इंडिपेंडेंट गवर्नेंस मैकेनिज्म। और इसी तरह रिसेंटली IMF ने भी एक RST क्रिएट किया है, रिजिलियंट एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट क्रिएट किया है, स्पेशली फॉर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस। तो इसी तरह के और सारे मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस या मल्टीलैटरल गवर्नेंस सिस्टम की बात करी है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने, और जिसके लिए फंड पूल करने की भी बात कही गई। RST क्या है? RST stands for Resilient and Sustainability Trust RST. This could be a probable question in your upcoming exam. RST basically IMF backed institution या ट्रस्ट हम बोल सकते हैं, जो बेसिकली $50 बिलियन के फंड को पूल करते हुए क्रिएट किया गया। और इसका सीधा पर्पस ये है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग करी जाए, अफोर्डेबल लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग करी जाए कंट्रीज़ को सपोर्ट करने के लिए, जिससे कि वो स्ट्रक्चरल चैलेंजेस को मैनेज कर सके इन पैंडेमिक लाइक सिचुएशन। तो RST रिजिलियंट सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट बीइंग क्रिएटेड बाय IMF विद $50 बिलियन फंड। और इसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल को साइट करते हुए हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर, उनका ये कहना है कि वर्ल्ड को पैंडेमिक से सीखना चाहिए। पैंडेमिक ने ये बताया कि जो प्रिपेयर्डनेस रही है कंट्रीज़ की वो इनएडिक्वेट रही है किसी भी क्राइसिस लाइक सिचुएशन को लेकर के। पैंडेमिक ही नहीं, कोई भी फ्यूचर में अनफॉर्सिन क्राइसिस लाइक सिचुएशन आएगी तो कंट्रीज शुड बी एबल टू कोऑपरेट विद ईच अदर, एंड दैट इज़ वाई दिस टाइप ऑफ इंडिपेंडेंट गवर्नेंस मैकेनिज्म इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है फंड को, वैक्सीन्स को लेकर के और किसी भी तरह के मेडिकल इक्विपमेंट्स को लेकर के। तो लेट अस सी, दिस इज़ अ कॉल
बाई अवर फाइनेंस मिनिस्टर एट ग्लोबल लेवल। बट कितना इसको इम्पोर्टेंस मिलती है, क्या कोई मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया जाता है स्पेशली फॉर पैंडमिक लाइक सिचुएशन। इंडिया स्पेंड अप्रॉक्सीमेटली $29 billion ऑन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन इन विच हेल्थ इंश्योरेंस विल बी assured for poor and low income groups, for example our finance minister has cited. So let us see how this particular call will take shape इन फ्यूचर। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज क्लिप्स। इंडिया एंड यूएई साइन CEPA डील टू कवर 90% बायलैटरल ट्रेड। जैसा कि हमने पहले की न्यूज एनालिसिस में डिस्कस किया था कि इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आर गोइंग टू साइन द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, दैट इज CEPA। ये डील फिलहाल के लिए साइन हो चुकी है और as per the recent information, this particular CEPA will cover the 90% of trade between these two countries. इस ट्रेड वॉल्यूम के अलावा इस पर्टिकुलर डील में कई सारे सेफ गार्ड मैकेनिज्म भी इंक्लूड किए गए हैं। सेफ गार्ड ऑफ whom? सेफ गार्ड ऑफ इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर। फॉर फ्रॉम विच टाइप ऑफ सिचुएशन? From any unwarranted surge in the volume of a particular product or commodity as per our finance, as per our commerce and industry minister। किन किन सेक्टर्स पर फोकस किया जाएगा? जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर, प्लास्टिक प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, मेडिकल डिवाइसेस, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ऑटोमोबाइल, ऑल दीज सेक्टर विल एक्चुअली गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस CEPA डील। हालांकि अगर ट्रेड वॉल्यूम की बात करें तो ऑलरेडी यूएई इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यूएस के बाद से सेकंड कंट्री ऐसा है जिसमें इंडिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है और बहुत रेसिप्रोकल इसमें एग्रीमेंट्स हुए हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल हम देखें तो इंडिया ने ड्यूटी कंसेशन दिया है यूएई को ऑन गोल्ड एक्सपोर्ट। जो गोल्ड एक्सपोर्ट होगा यूएस से उस पर ड्यूटी कंसेशन इंडिया ने दिया है यूएई को, और इंटर्न यूएई ने ड्यूटी कंसेशन और ज़ीरो ड्यूटी कंसेशन दिया है किसको? इंडियन एक्सपोर्टर्स को ऑन ज्वेलरी प्रोडक्ट्स। ज्वेलरी प्रोडक्ट्स पर ज़ीरो ड्यूटी कंसेशन गारंटी किया है यूएई ने। तो इसी तरह के बहुत सारे रेसिप्रोकल एग्रीमेंट्स हैं इस पर्टिकुलर डील में। And nonetheless, this particular deal between UAE and India is actually going to strengthen the ties further. However, UAE is already a very good trading partner of India. So this is the trade balance and the export and import volume since last couple of years that you can see. Just have the, for just having the glimpse of it, no need to merge these mugged up these data. Now let us look into the next clip. Car makers look to raise output by 18% in Q4। Q3 के कंपैरिजन में जो कार मेकर कंपनीज हैं स्पेशली पैसेंजर व्हीकल मेकर्स जो हैं वो Q3 के कंपैरिजन में Q4 यानी जो करंट क्वार्टर चल रहा है इस फाइनेंशियल ईयर का Q4 में अप्रॉक्सीमेटली 18 से 20% का आउटपुट इंक्रीज करने वाले हैं। मतलब 18 से 20% का ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाले हैं। रीज़न? बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स ईज आउट। तो जो भी प्रोडक्शन पेंडिंग रहे हैं पिछले कुछ क्वार्टर्स में सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज की वजह से वो अब रिज्यूम होंगे, जिसकी वजह से Q4 में जो कार मेकर्स हैं उनके प्रोडक्शन में 18 to 20% का राइज देखा जाएगा। मारुति सुजुकी इज गोइंग टू प्रोड्यूस 13% मोर, इसी तरह से किया मोटर्स 20%, टाटा मोटर्स 20% एंड महिंद्रा 10 to 12% का इंक्रीज लाने वाली है इनटू देयर प्रोडक्शन नंबर्स। And if the companies stick to this particular plan, they are likely to exceed the pre-COVID volume of Q4 financial year 20 as per the recent data. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। LIC पॉलिसी होल्डर रश टू लिंक पैन। So Life Insurance Corporation of India has started seeing a jump in policy holder linking their PAN account to their LIC policy. किस लिए? This linking indicates that investors, policy holders are very keen for investing into upcoming IPO of LIC, and this signaling a big response among them to participate into IPO. तो जितने भी policy holders हैं they are now trying to link their PAN with the policy.
और अभी तक अप्रॉक्सीमेटली 1.2 मिलियन के पैन्स जो हैं वो लास्ट वीक में पॉलिसी होल्डर्स ने लिंक किए हैं अपनी अपनी पॉलिसीज एंड अबाउट 9.2 मिलियन पॉलिसी होल्डर्स हैव डीमैट अकाउंट लिंक टू देयर LIC पॉलिसी। तो डीमैट अकाउंट को लिंक किया जा रहा है, पैन को लिंक कर रहे हैं पॉलिसी होल्डर्स। ये जो डेटा है क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि बहुत हेल्दी डिमांड जो सेंटिमेंट्स हैं अभी LIC के IPO को लेकर के, दैट इज वेरी हेल्दी। इन इन्वेस्टर्स, पॉलिसी होल्डर्स, दे ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर बाइंग द IPO इनटू अपकमिंग मंथ्स। और इसके साथ ही पॉलिसी में भी, पॉलिसी जो नंबर्स हैं उनमें भी इंक्रीज देखा जा रहा है। सो ऑल दीज डेटास आर एक्चुअली इंडिकेटिंग द गुड एंड हेल्दी डिमांड फॉर LIC IPO। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। अनएम्प्लॉयमेंट फॉल्स इन यूपी ऑन द राइज इन पंजाब, गोवा एज पर द डेटा। तो कुछ स्टेट्स में इलेक्शन हो रहे हैं और इलेक्शन की वजह से बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं दे आर एक्चुअली यूजिंग द अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट डेटा फॉर election purpose, for campaigning purpose, and unemployment is an area where all political parties are target the incumbents in the election season। तो कोविड-19 की वजह से इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ था। हालांकि कोविड-19 से पहले भी अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो रहा था अगर आप थोड़ा सा भी इकोनॉमी से अवेयर हैं, लेकिन पैंडेमिक ने उस अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया था। बट एज पर द रीसेंट डेटा published by CMIE's quarterly statistics, that data shows some state-wise differentiation, and as per the CMEI quarterly statistics, UP's unemployment rate in September and December quarter was 4.83%, and 5 years ago it was 8%। सो 5 साल पहले जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8% था वो रिड्यूस होकर के 4.8% रह गया है इन केस ऑफ यूपी। लेकिन अगर हम अदर स्टेट्स की बात करें, पंजाब, गोवा, all these states have actually witnessed the increase in the unemployment rate। पंजाब के केस में अगर यही डेटा देखा जाए तो पंजाब 7.85 अनएम्प्लॉयमेंट था 5 साल पहले, नाउ इट इज 6 पिछले साल 5 साल पहले 6.13 था, नाउ इट इज 7.86। सेम केस इज विद पंजाब। पंजाब का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो 12.85, नाउ इट इज 13.09। तो पिछले 5 साल के डेटा से और अब के डेटा में कंपैरिजन किया जा रहा है, एंड दिस इज द एब्सोल्यूट नंबर्स फॉर स्टेट्स, एंड डेफिनेटली यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट, नो नीड टू मर्क अप द डेटा। और अगर ओवरऑल बात करी जाए तो पंजाब और उत्तराखंड द वर्स्ट परफॉर्मर अमंग द पोल बाउंड स्टेट्स। और ओवरऑल 13 स्टेट्स, 13 जो ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट रेट में फॉल रजिस्टर किया है, जैसे कि आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। इन जैसे स्टेट्स को अगर हम देखें तो इन सब में अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस 5 years। और जो ये CMEI का क्वार्टरली स्टैटिस्टिक्स का डेटा है ये कहीं ना कहीं सिमिलर ट्रेंड रिप्रेजेंट कर रहा है जो हमारा PLNFS डेटा में ऑलरेडी रिकॉग्नाइज किया गया था, क्योंकि जहाँ पर पंजाब और उत्तराखंड वर द पुअर परफॉर्मिंग स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। PLFS डेटा क्या होता है, कौन पब्लिश करता है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। RBI मूव्स टू डिफर NPA नॉर्म्स, ईजेस प्रोविजन बर्डन इन Q4। RBI ने फिलहाल के लिए जो अपने नए रूल्स थे, रिवाइज्ड NPA नॉर्म्स थे, हम बोलें सीधे सीधे, इनका इम्प्लीमेंटेशन को आगे आने वाले 6 महीनों के लिए और डिफर कर दिया है, एंड दिस विल प्रोवाइड द सपोर्ट टू लॉट ऑफ फाइनेंस कंपनीज, lot of other companies, and definitely will save the burden of making additional provisioning। तो जितनी भी financial companies हैं they are now actually shifting their burden for upcoming time। फिलहाल के लिए जो RBI के जो revised NPA के norms से उसके implementation को 6 महीने के लिए RBI ने postpone कर दिया है, या हम सीधे शब्दों में बोले कि RBI ने 6 महीने का और टाइम दिया है finance companies को to assure certain provisioning for or additional provisioning for NPA, especially for Q4 ending March 2022।
और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि आरबीआई का जो ये मूव है, जहाँ पर आरबीआई ने नए नॉर्म्स को, जो नॉर्म्स एनपीएस रिलेटेड नॉर्म्स हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए फ़िलहाल के लिए डिफ़र किया है, दैट विल एक्चुअली फॉर एनबीएफसीज को सपोर्ट करने के लिए, स्पेशली इन व्हीकल, एमएसएमई एंड अनसिक्योर्ड लेंडिंग सेक्टर. The norms notified on November 12, 2021 had led to an uptick in reported GNPA of these NBFCs in the December quarter. And definitely a deferral would curb that particular trend and support these NBFCs at least till March 2022. तो मार्च 2022 तक इन एनबीएफसीज को सपोर्ट करने के लिए स्पेशली फाइनेंस कंपनीज को, बैंक्स को ये डायरेक्शन दिए हैं आरबीआई ने कि जो रिवाइज्ड एनपीए नॉर्म्स हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन डिफर कर दिया जाए. दिस विल गिव सम ब्रीदर टू एनबीएफसीज बॉटम लाइन फॉर Q4 फाइनेंशियल ईयर 22. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. LIC IPO applications, banks told to raise UPI per transaction cap. So गवर्नमेंट ने जितने भी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उनको डायरेक्शन दिए हैं कि जो यूपीआई पेमेंट पर ट्रांजैक्शन लिमिट है, यूपीआई पेमेंट्स की जो पर ट्रांजैक्शन लिमिट अभी फ़िलहाल के लिए 2 लाख रुपए है, अभी के लिए 2,000 रुपये है, उसको इंक्रीज़ करके 2 लाख रुपए तक कर दिया जाए. तो सिंपली गवर्नमेंट ये चाहती है कि जितने भी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जो स्मॉल ट्रांजैक्शन यूपीआई की, जो स्मॉल ट्रांजैक्शन की लिमिट्स है उसको बढ़ा करके 2 लाख कर दें. इससे क्या होगा, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, दे कैन ईजिली विद ईज दे कैन पार्टिसिपेट इनटू LIC's IPO थ्रू यूपीआई. तो अगर कोई भी स्मॉल इन्वेस्टर्स या रिटेल इन्वेस्टर LIC के IPO में पार्टिसिपेट करना चाहता है और पेमेंट करना चाहता है थ्रू यूपीआई, तो उस प्रोसेस को स्मूथली प्रोसेस और सक्सेसफुली प्रोसेस किया जाए. और इसी के लिए गवर्नमेंट ने सारे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक्स को ये डायरेक्शन दिए हैं दैट ट्रांजैक्शन लिमिट फॉर यूपीआई पेमेंट शुड इंक्रीज टू ₹2 lakhs. और इसके लिए एक वर्किंग ग्रुप भी कॉन्स्टिट्यूट किया है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, दीपम ने. ये वर्किंग ग्रुप जो है वो इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस को चेक करेगा कि बैक एंड सिस्टम में प्रॉपर टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस है, जिससे कि इवन रिटेल इन्वेस्टर्स हों चाहे बड़े इन्वेस्टर्स हों, प्रॉपरली आईपीओ की प्रोसेसिंग कर सकें, प्रॉपरली आईपीओ का पेमेंट कर सकें, जिससे कि किसी भी तरह के फेलियर ना हो पेमेंट सिस्टम में, स्पेशली बाय द रिटेल इन्वेस्टर्स ड्यू टू पर ट्रांजैक्शन कैप्स इम्पोज्ड बाय द बैंक. क्योंकि रीसेंट टाइम में कुछ आईपीओज में देखा गया है कि यूपीआई लिमिट की वजह से कई सारे जो आईपीओज रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 1.96 मिलियन IPO mandates created by at SBI in December 2021, of which approximately 8.26% get failed because of the transaction limit. और इसीलिए SBI हैज़ इंक्रीज दिस पर ट्रांजैक्शन लिमिट टू 2 lakhs. तो गवर्नमेंट नहीं चाहती कि ऐसा LIC के IPO में भी हो, इसीलिए क्लियरली गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दे दिए हैं. उसके लिए वर्किंग ग्रुप भी कॉन्स्टिट्यूट कर दिया एंड दैट पर्टिकुलर वर्किंग ग्रुप विल लुक फॉरवर्ड द टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस. तो गवर्नमेंट इज ऑल सेट फॉर LIC IPO. मोस्ट प्रोबेबली मार्च के एंड तक ये IPO आ जाएगा एंड एज पर द सेंटिमेंट दिस इज गोइंग टू बी द ह्यूज revenue generating venture for government. So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.